प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पहले मैंने जैसे आपको ये बताया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, मजदूर किसे माना गया, नियोजक किसको माना गया, इन सारी बातों की अपन ने चर्चा की थी। आज अपन ये बातचीत करेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है और इसका किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले अपन आज बात करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किस प्रकार से होता है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी अनुसूचित नियोजन में जिसमें मजदूरी की दरें नियत की जा चुकी है, उसमें किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को तय की गई मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जा सकता है। नियत की गई मजदूरी में से केवल वही कटौतियाँ की जा सकती है जो सरकार के द्वारा अधिकृत की गई है। जिन नियोजनों में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू है, उसमें उसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मजदूरी में से कटौतियाँ की जा सकती है। समुचित सरकार को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के उपबंधों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन अनुसूचित नियोजनों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है जिसमें मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की गई है। कहने का तात्पर्य है, अगर मजदूरी अधिनियम 1936 के अनुसार अपन किसी लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय कर चुके होते हैं तो हम उससे कम मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते हैं। केवल हम उसमें से वही कटौतियाँ कर सकते हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उन कटौतियों को करने के लिए अधिकृत किया गया है। दूसरी बात यह है कि जब अपन मजदूरी का भुगतान करेंगे तो जो दो या अधिक वर्गों के कामों के लिए जो मजदूरी होती है उसके लिए उसका निर्धारण भी किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को दो या दो से अधिक प्रकार के काम ले जाते हैं जिनके लिए मजदूरों की दर विभिन्न दरें नियत हैं, तो उस कर्मचारी को प्रत्येक काम के लिए अलग अलग दरों से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अर्थात अगर आप किसी एक कर्मचारी से दो प्रकार के कार्य लेते हैं और दोनों प्रकार के कार्यों में जो दी जाने वाली मजदूरी है वो अलग अलग है, तो कर्मचारी को उन दोनों कामों के लिए अलग अलग प्रकार से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से अपन को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। अब दूसरी बात अपन ये करेंगे कि जब अपन मजदूरी का निर्धारण करेंगे तो जो कर्मचारी होता है उसके सामान्य कार्य के घंटों का निर्धारण कैसे करेंगे, अर्थात उसके वर्किंग आवर्स की गणना किस आधार पर होगी। कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्यों के घंटों, अंतराल, साप्ताहिक अवकाश और अवकाश दिवस के कार्य के लिए भुगतान संबंधी उपयुक्त उपबंध केवल विहित सीमाओं और विहित शर्तों के अनुसार ही लागू होते हैं। सबसे पहले इसमें वे कर्मचारी की बात करते हैं जो आपातकालीन स्थिति में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। फिर वे कर्मचारी जो प्रारंभिक या अनुपूरक प्रकृति के कामों पर नियोजित कर्मचारी हैं जिन्हें निर्धारित अवधि की सीमाओं के बाद भी काम करना जरूरी होता है। फिर ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन मूलतः आंतरिक है। फिर ऐसे कर्मचारी जिनका काम तकनीकी कारणों से कर्तव्य काल के समाप्त होने से पहले ही किया जाना जरूरी होता है। फिर ऐसे कर्मचारी जो उन कार्यों पर नियोजित है जिन्हें प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रियाओं के अलावा अन्य समय में नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी नियोजक के लोभ के कारण निर्धारित कार्य के दैनिक घंटों से कम घंटों के लिए काम करता है तो भी उसे पूरे दिन के लिए निश्चित मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी इच्छा से या अन्य विहित परिस्थितियों के कारण पूरे समय तक काम नहीं करता है तो वह पूरे दिन की मजदूरी के लिए हकदार नहीं होगा। अन्य जो न्यूनतम मजदूरी के उपबंध है वो निम्न प्रकार है। संविदा द्वारा, उसमें नंबर 1 है, अन्य उपबंधों में सबसे नंबर 1 है, वो है संविदा द्वारा त्याग करो। ऐसे कोई भी संविदा या समझौता, चाहे वह इस अधिनियम के पहले या बाद में किया गया हो, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर, विशेषाधिकार या रियायत को छोड़ देता है या घटा देता है तो वह अपूर्ण और शून्य होता है। दावे, प्राधिकारी को गवाही लेने, गवाहों को उपस्थिति के लिए बाध्य करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दिन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती है।
प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। न्यूनतम मजदूरी या अन्य रकम के बकाये की राशि के दावे से संबंध आवेदन कई कर्मचारी मिलकर एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हर जाने की अधिकतम राशि न्यूनतम मजदूरी के बकाये की स्थिति में कुल राशि से 10 गुने से अधिक और अन्य स्थितियों में प्रति व्यक्ति 10 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। प्राधिकारी किसी अनुसूचित नियोजन में बकाये से संबंध अलग अलग दिए गए कई आवेदनों पर एक आवेदन के रूप में भी विचार कर सकता है। तीसरा इसमें जो है वो है असंवरित रकमों का भुगतान। अगर किसी कर्मचारी के मृत्यु के कारण उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय न्यूनतम मजदूरी या अन्य रकम की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका हो, तो नियोजक के लिए इस राशि को प्राधिकारी के पास जमा करना आवश्यक होगा। प्राधिकारी जमा की गई इस राशि का व्यवहार विहित तरीके से करेगा। अर्थात इस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसको किसी कारण से जो उसकी न्यूनतम मजदूर का पेमेंट नहीं किया जा सकता है, तो जो नियोजक है वह उस राशि को प्राधिकारी के पास जमा कराएगा और प्राधिकारी संतुष्ट होने के बाद में उसको अपने हिसाब से नियमानुसार उसका भुगतान करेगा। फिर है रजिस्टरों और रिकॉर्डों का अनुरक्षण। अनुसूचित नियोजनों में नियोजकों के लिए अपने कर्मचारियों से संबंधित रिपोर्ट्स, उनके कार्य, उनको दी जाने वाली मजदूरी की रसीद और अन्य रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। उसके लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली सूचना को समुचित व्यवस्था करना भी जरूरी है। समुचित मजदूरी पुस्तिकाओं या मजदूरी पट्टों को जारी करने के संबंध में नियम भी बनाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नियोजक का कर्तव्य है कि वह जिन कर्मचारियों को रखता है उनका रजिस्टर मेंटेन करे, उनके नाम, उनका पूरा पता, उनको दी जाने वाली मजदूरी, उनसे लिए गए कार्य के घंटे, उनको जो मजदूरी दिया गया उसका रिसीट, इन सारी बातों की उसको पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर है वादों का वर्णन। वादों का वर्णन से तात्पर्य है कि निम्न कोई भी न्यायालय बकाये की मजदूरी या अन्य रकम की वसूली के लिए किसी भी विवाद को जब तक विचारार्थ नहीं ले सकता है, यदि दावे की राशि के लिए वादी या उसकी ओर से आवेदन इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के पास दिया जा चुका है। नंबर 2, अगर प्राधिकारी ने दावे की राशि के संबंध में वादी के पक्ष में निर्देश दिए। नंबर 3, अगर प्राधिकारी के निर्देशानुसार दावे की राशि वादी को दे दी है या अगर दावे की राशि इस अधिनियम के अंतर्गत वसूल की जा चुकी हो। तो अगर ये सारी बातें हैं तो ये उसमें जो न्यायालय है वो बकाये मजदूर के लिए और किसी भी केस को अपने यहाँ पर विचारार्थ स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर इसमें एक उपबंध दिया गया है, वो है निरीक्षण के संबंध में। निरीक्षण के बारे में ये बताया गया है इसमें कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति और उनके कार्य की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। अर्थात राज्य सरकार अपने स्तर पर, केंद्र सरकार अपने स्तर पर किसी भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कर सकता है और उनकी जो लिमिटेशंस होती है, वर्किंग लिमिटेशन, उनको भी तय कर सकता है। इसी प्रकार निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता के अर्थ में लोक सेवक समझा माना जाएगा और निरीक्षक द्वारा किसी भी दस्तावेज या वस्तु को उपस्थित करने की मांग करने पर उसे प्रस्तुत करना संहिताओं की धारा 175 और 176 के अनुसार कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। कुछ इसमें फिर ये भी दिया गया है कि कुछ अपराध होते हैं, उन अपराधों के लिए क्या पेनल्टी होगी, क्या शास्ति होगी। तो कुछ अपराधों के लिए शास्तियाँ, अगर नियोजक किसी कर्मचारी को नियत की गई न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर या उसे दे अन्य रकम से कम का भुगतान करता है या कार्य के घंटों या विश्राम दिवस से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिकतम 6 महीने के कारावास या 500 रुपये के जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। कहने का तात्पर्य, अगर नियोजक कम मजदूरी का भुगतान करता है, ज़्यादा काम लेता है, कार्य के ज़्यादा घंटे होते हैं या विश्राम दिवस में उसको विश्राम नहीं देता है,
इनका उल्लंघन करता है तो नियोजक को 6 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित कर सकता है। लेकिन नियोजक को दंडित करते समय न्यायालय के लिए दावे से संबंध मामले में उस पर लगाई गई हर्जाने की राशि को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां अपराध के लिए नियोजक को अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी नियोजक को किसी अपराध के लिए कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो अगर एक्ट में कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है तो अधिकतम 500 रुपये, और अगर एक्ट में कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन के अनुसार उसको आप दंडित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु है इसमें अपराधों का संज्ञान। अगर कोई शिकायत न्यूनतम मजदूरी या अन्य रकम के बकाये से संबंध हो और उस संबंध में प्राधिकारी ने उसे पूर्ण या आंशिक रूप में स्वीकृत कर दिया हो तो कोई भी न्यायालय समुचित सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के बिना उस शिकायत पर विचार नहीं कर सकता। अगर कोई शिकायत शास्त्रियों से संबंध हो तो न्यायालय उस पर केवल निरीक्षक द्वारा शिकायत करने या उसकी स्वीकृति पर ही विचार कर सकता है। उल्लिखित शास्त्रियों के बारे में शिकायत इसके लिए मंजूरी दी जाने से 1 महीने के अंदर और अन्य प्रकार के शास्त्रों के लिए अपराध के लिए अभिकथित दिन से 6 महीने के अंदर की जा सकती है। अर्थात अगर आपको कोग्निजेंस लेना है किसी भी क्रिमिनल अपराध पर तो कुछ मामलों में निरीक्षक की शिकायत करने पर उसको 1 महीने, और अगर वैसे है तो उसको अधिकतम 6 महीने के विरुद्ध आप उसमें कोग्निजेंस ले सकते हैं। अगर आप बाद में नहीं लेते हैं, इस अवधि में नहीं लेते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट बिंदु है वो है इसमें छूट और इसके एक्सेप्शंस क्या है। समुचित सरकार को मजदूरी संबंधित अधिनियम के उपबंधों को असक्त कर्मचारियों के साथ लागू नहीं होने से संबंध निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों का इस अधिनियम में नियत की गई मजदूरी की दरों से आंशिक दर पर मजदूरी मिलती है या उनकी सेवा की शर्तें और दशाएं इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और दशाओं से ऊंचे स्तर की है तो समुचित सरकार इन कर्मचारियों, प्रतिष्ठानों या किसी क्षेत्र में अनुसूचित नियोजन को अधिनियम के संबंध में छूट दे सकती है। नेक्स्ट बिंदु है इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित निष्पादन के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। और इसका जो अंतिम बिंदु अपन पढ़ेंगे आज वो है राज्य नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया, उनके मतदान का तरीका, आकस्मिक सदस्यता की आकस्मिक रिक्तता में भरे जाने और कामकाज के लिए आवश्यक गणपूर्ति के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नियंत्रण देने के साथ साथ केंद्र सरकार सलाहकार बोर्ड में जो सदस्यों की अवधि क्या होगी, वो कामकाज किस प्रकार से करेंगे, अगर वहाँ कहीं पर वोटिंग की सिस्टम हुआ तो वोटिंग का सिस्टम क्या होगा, अगर कोई किसी कारण से कोई पद आकस्मिक रूप से खाली हो गया हो तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा, और जहाँ पर कोई काउंटिंग की जरूरत है तो गणना का जो गणपूर्ति के संबंध में या कोरम के संबंध में कामकाज के लिए जो कोरम होगा उसके संबंध में जो नियम है वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे, इन सारी बातों को उसको मिलेगी। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, उसके कार्यों का निर्धारण, उस पर इंस्पेक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है, और अगर उसका कोई अवहेलना करता है तो एक नियोक्ता को किस प्रकार से उसमें अपराधी के पेनलाइज कर सकता है और किस प्रकार से कर्मचारियों को इसमें राहत प्रदान की जा सकती है। ये सारी बातें आज अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट जब पीरियड आएगा तो आपको अलग से बताएंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।